स्वागत है आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जानकारी। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि ग्रामर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वाक्यों के भाग को ही नहीं पता पाएंगे तो हम ग्रामर नहीं पढ़ सकते। और ग्रामर नहीं आएगी अगर, तो हमें इंग्लिश कभी नहीं आएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान से समझिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेडिकेट क्या है और प्रेडिकेट के पार्ट क्या है, काइंड्स क्या है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि कम से कम 90% बच्चों को मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट पता ही नहीं रहता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब आपको सब्जेक्ट नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब नहीं पता, ये छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें, सेंटेंस के पार्ट नहीं पता है, तब फिर आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। इसलिए इसे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, आपके सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके पहले आप लोगों के लिए, हाँ, मेरे जोक्स को कोई बुरा नहीं मानेगा, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूं जो क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं। मॉनिटर जो बने होते हैं उनका क्या रुतबा होता है, क्या जलवा होता है, आज वो हम आपको सुना रहे हैं। इसमें कोई भी मॉनिटर भी थोड़ा सा समझ लें, कोई भी मॉनिटर इसको बुरा नहीं मानेगा। जो क्लास में बने मॉनिटर को निशान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। जो बाकी बच्चे वो कह रहे हैं कि आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं, जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। मतलब कौन लड़का उपद्रव कर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बस कुछ नहीं, सीधा ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, ये जुड़ जाते हैं इसी में। कॉपी पेंसिल लिए और नाम लिखना शुरू हो जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें और खुद तो हमेशा बातें करें, हमें चुप करवाते हैं, और खुद बात करते रहते हैं और हमें चुप करवाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये मॉनिटर के प्रति क्लास में बच्चों की सोच होती है ऐसे। तो मॉनिटर लोग भाई थोड़ा सा समझिए, बच्चों के प्रति आप सद्व्यवहार रखिए, जिससे आप लोगों के प्रति ऐसी सोच ना हो बच्चों के अंदर। चलिए ठीक है, आओ चलते हैं। अब आपको ले चलते हैं प्रेडिकेट की ओर। सबसे पहले प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट का मतलब विधेय। अभी आप लोग इसके पहले पढ़े हो सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विधेय, मतलब कि द प्रेडिकेट, और समझते हैं इसकी डिफिनीशन को। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन। मतलब द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में प्रेडिकेट वह होता है, इज है, द पार्ट भाग, दैट कंटेन्स द एक्शन, जिस पार्ट में, सेंटेंस के जिस पार्ट में एक्शन समाहित होता है। एक्शन मतलब वर्क, काम समाविष्ट होता है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट कार्य को करता है वो सारा वर्क उसका प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। अर्थात अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, तो बाकी जितना बचता है वो सब आपका क्या है? प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल से समझो, यू आर रीडिंग ए बुक। यू आर रीडिंग ए बुक, इसमें यू क्या है? आपका यू सब्जेक्ट है। अब यू वर्क क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, उसका एक्शन कहाँ समाविष्ट हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, यू आर रीडिंग ए बुक मतलब तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो तुम जो है, यू ये सब्जेक्ट है, वो करता है, जो कार्य को कर रहा है। क्या कार्य को कर रहा है? वह एक किताब पढ़ने का काम कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? एक किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये टोटल सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए यू को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। इस प्रकार से प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। आर क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है। आपका रीडिंग क्या है? मेन वर्ब होता है, वर्ब होता है। ए क्या है? आर्टिकल होता है। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी सब मिलेगी पूरा। ए बुक, बुक क्या है? किताब है आपका। तो क्या है ये?
पूरा आपका प्रेडिकेट है। क्या है? पूरा पूरा प्रेडिकेट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सब अच्छे से समझ लिए तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आने लगेगी। ये 100% की गारंटी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? तो देयर आर, होते तो बहुत है लेकिन मेन हम ले रहे हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। कहने का मतलब अगर प्रेडिकेट के हम 3 मेन पार्ट समझ लेते हैं तो हमें प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है? फर्स्ट वर्ब। क्या है? फर्स्ट वर्ब। यहाँ इस वीडियो में हम वर्ब आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होने वाला है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह एक पार्ट है, इसलिए हम उस पार्ट में उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की पूरी एक्सप्लेन सहित व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप लोग उसमें पढ़िएगा। दूसरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को समझ लेना है। ऑब्जेक्ट क्योंकि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है ना मिले, तो इसलिए आपको यहाँ मैं ऑब्जेक्ट पूरा पढ़ा दूंगा। कॉम्प्लीमेंट है। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेंटेंस में जो भी बचता है, जो भी लिखा होता है वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब वाक्य को पूरा करने के लिए शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर, वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट हैं जिसमें से आपको वर्ब की ज़रूरत नहीं है। अभी वर्ब आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि हाँ ये मैं कहूँगा ज़रूर कि वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे सेंटेंस में पूरे इंग्लिश की जो जड़ है, मेन जड़ है, वर्ब है। अगर आपको वर्ब आने लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको आने लगा तो समझ लीजिए सेंटेंस का 50% नॉलेज आपको हो गया। बाकी 50% सब कुछ आता है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट समझ लेना है, कॉम्प्लीमेंट समझ लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है? ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्म होती है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो उसका कर्म क्या है? अर्थात जैसे यहाँ पे रीडिंग कर रहा है, रीडिंग क्या कर रहा है? तो एक किताब कर रहा है। रीडिंग क्या कर रहा है? किताब कर रहा है। तो उसका कर्म जो है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किताब है, बुक है। क्या है? बुक है, जिसको रीडिंग कर रहा है। इसका मतलब है उसका जो एक्शन हो रहा है वो बुक पे हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। डिफिनीशन से समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश इज ए पार्ट ऑफ द predicate of a sentence that receives the action of an action verb. It is something or somebody that the action is acted upon directly or indirectly. मतलब एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक ऑब्जेक्ट वह होता है इज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट में इंग्लिश में ऑब्जेक्ट वह होता है जो आप ए सेंटेंस, वाक्य में, दैट की रिसीव्स मतलब प्राप्त करवाता है, रिसीव करता है द एक्शन ऑफ एन एक्शन वर्ब। मतलब एक्शन, काम को, वर्क को, एक्शन को या फिर एक्शन वर्ब को, इन दोनों को जो सेंटेंस में प्राप्त करता है, जो सेंटेंस में प्राप्त करता है वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इट इज समथिंग, यह क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु हो सकती है, और समबडी या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। मतलब ये जो हो सकता है वो कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका समथिंग और समबडी ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। दैट द एक्शन, जो एक्शन के लिए तैयार होते हैं, इज एक्टेड, और एक्टेड करते हैं मतलब एक्शन करते हैं, स्वीकारते हैं, अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फिर ये क्या, कैसे आते हैं? या तो डायरेक्टली आते हैं या फिर इनडायरेक्टली आते हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी निश्चित हो गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से आ सकते हैं। किस किस प्रकार से? या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का हुआ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको हम ले चलते हैं ऑब्जेक्ट के बाद
काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं? काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो आपका प्रकार होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब के आधार पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार के होता है। जो कर्म होता है किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अगर इनडायरेक्ट आता है, इनडायरेक्टली आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको समझ लेना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि आपने सेंटेंस का कुछ नहीं जाना, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट दो ही तो मेन जड़ होती है आपके सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन, a direct object is someone or something, a direct object is someone or something that receives an action directly, action directly, action directly। मतलब कि ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है कोई भी, यहाँ पे समवन कोई भी, समथिंग कुछ भी। मतलब कुछ भी का मतलब ये वस्तु के रूप में समथिंग आपका आता है, समवन कोई का मतलब है कोई पर्सन या व्यक्ति, नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है आपका, तो इस आधार पे आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है कोई भी या तो कुछ भी आपका, दैट रिसीव्स जो प्राप्त करता है एन एक्शन डायरेक्टली, जो डायरेक्ट एक्शन को प्राप्त करता है, जो एक्शन को डायरेक्ट प्राप्त करता है, जो किसी वर्क को किसी कार्य को डायरेक्ट प्राप्त करता है, वह डायरेक्ट, जो डायरेक्टली प्राप्त करता है, डायरेक्ट प्राप्त करता है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये कैसे हम जानेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसके लिए भी आपको आगे हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, आस्क व्हाट, यहाँ पे जो व्हाट है, आस्क व्हाट आर हुम, आस्क व्हाट आर हुम। आप ये दो क्वेश्चन करिए, आस्क माने पूछना है, व्हाट आर हुम, व्हाट आर हुम, टू द वर्ब टू फाइंड, वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ आप व्हाट या हुम क्वेश्चन कर दीजिए, फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। फिर क्या होगा, फाइंड आउट प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए आप वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ व्हाट क्या, या हुम किसको, क्या या किसको, अगर ये दोनों प्रश्न कर लेते हैं वर्ब के साथ, तो आप समझ लीजिए तुरंत आपको जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जॉन इज राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर ए मूवी, जॉन इज राइटिंग, जॉन लिख रहा है, ए स्क्रिप्ट एक रूपरेखा तैयार कर रहा है, लिख रहा है, फॉर ए मूवी किसके लिए, एक मूवी के लिए, एक मूवी के लिए, एक कहानी के रूप में लिख रहा है, एक मूवी के लिए कहानी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो कहानी की रूपरेखा लिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम वर्ब है आपका राइट, लिखना, लिखना के साथ हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम। तो व्हाट, जॉन क्या लिख रहा है, जॉन क्या लिख रहा है, या जॉन को आप मत बोलिए, केवल क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो एक कहानी की रूपरेखा लिख रहा है। क्या लिख रहा है, एक कहानी की रूपरेखा लिख रहा है। मतलब एक मूवी के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, एक मूवी के लिए वह कहानी की रूपरेखा लिख रहा है। तो आपका ये स्क्रिप्ट जो है, ए स्क्रिप्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जॉन इज राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर ए मूवी, तो यहाँ पे आपका जो ए स्क्रिप्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस।
एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन के लिए, नाउन और प्रोनाउन के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए रिसीव करवाता है, मतलब कि प्राप्त करवाता है। किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, उसको बताने वाला कौन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आस्किंग टू, अब इसको कैसे करेंगे, आस्किंग पूछेंगे, टू हुम, टू हुम क्या पूछेंगे, टू हुम। ये दो क्वेश्चन, इसमें भी दो लगा देंगे। अगर इसका जो आंसर मिलेगा टू हुम किसको, या और अथवा फॉर हुम किसके लिए, किसको या किसके लिए, अगर ये क्वेश्चन हम वर्ब के साथ करते हैं तो जो आंसर मिलेगा, गेट्स प्राप्त होगा द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या प्राप्त होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पे आओ कोई एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ही गिफ्टेड मी, ही गिफ्टेड मी ए बुक ऑन माई लास्ट बर्थडे। अब क्या किया, उसने गिफ्ट किया, वह गिफ्ट करता था या किया, उसने गिफ्ट किया मी मिस मुझे, ए बुक माने एक किताब, ऑन माई लास्ट बर्थडे मेरे लास्ट बर्थडे पर, मेरे लास्ट बर्थडे पर उसने एक गिफ्ट क्या किया, एक गिफ्ट दिया, एक बुक मुझे गिफ्ट के रूप में दिया। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ही गिफ्टेड मी, उसने मुझे दिया, किसको दिया, किसको दिया या किसके लिए दिया, तो यहाँ पे किसको दिया, टू होम। आपका गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया तो किसको दिया, ये क्वेश्चन आप करिए, इससे पता चल जाएगा आपका कि क्या है ऑब्जेक्ट। तो ए बुक दिया, एक किताब दिया, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, किताब दिया आपका। और किसको दिया, मतलब क्या दिया, ए बुक दिया, क्या दिया, ए बुक दिया, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट। और किसको दिया, मुझे दिया, किसको दिया, मुझे दिया, तो ये जो मी है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो मी है आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मेरे समझ से आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़बरदस्त वीडियो, आप लोग देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे एक बार फिर आप समझ लें, ही गिफ्टेड मी ए बुक, एक किताब किसको दिया, बस आप ये दो चीज़ याद रखिए, टू हुम, फॉर हुम, ये इनडायरेक्ट के लिए वर्ब के साथ लगा दीजिए, और इसके ये आप हुम और ये आप व्हाट, इन दोनों को याद रखिए डायरेक्ट के लिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखते हैं तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के लिए, सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है।